नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 150 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के होंगे। इसमें हम लोग एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, असर्शन रीजनिंग भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और केस स्टडी के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा। और नंबरिंग हो सकता है थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर देखने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो सेल वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्रीक वर्ड दैट मीन्स स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, गलत है। सेकंड दिया है लैटिन वर्ड दैट मीन्स अ लिटिल रूम, तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, दैट इज लैटिन वर्ड मीन्स अ लिटिल रूम। मतलब जो सेल वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय। तो लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक, सेकंड ऑप्शन इज पुरकिंजे, थर्ड ऑप्शन इज ल्यूवेनहॉक एंड फोर्थ ऑप्शन इज रॉबर्ट ब्राउन। तो लिविंग सेल को जो डिस्कवर किया है वो डिस्कवर किया है ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है, ल्यूवेनहॉक ने, याद रखिएगा आप लोग। अगर पूछा जाए बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने करी, तो वो भी ल्यूवेनहॉक ने ही करी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए कहा गया द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय। तो प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया है, तो पुरकिंजे ने कॉइन किया है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ में कहा गया द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डैश। देखिए सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी कहती है कि जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसके होते हैं, प्लांट के होते हैं सिर्फ, क्या एनिमल्स के होते हैं, कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के होते हैं। तो आपको पता होगा सेल थ्योरी में कहा गया है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्लांट और एनिमल बोथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कहा गया था सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय वर्चू। तो देखिए सेल थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन किसने किया था, वर्चू ने किया था। बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें क्वेश्चन में 5th में जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सेल थ्योरी का जो एक्सपेंशन है वो किसने किया था, वर्चू ने किया था। वर्चू ने कहा क्या था कि एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 देखिए क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन में हम लोग को मैच द कॉलम करना है। तो देखिए रॉबर्ट हुक सबसे पहले देखा गया, तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी। इसके बाद देखिए सेल थ्योरी नहीं, सेल डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब डिस्कवर्ड सेल, तो इसमें ए को हम लोग 4 से जोड़ देंगे। शेल्डियन एंड श्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की नेमिंग करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको इनकरेक्ट बताना है इनमें से कौन सा है। तो फर्स्ट कहा गया ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया रुडोल्फ वर्चो प्रपोज द सेल थ्योरी, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि आपको पता है शेल्डियन एंड श्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। थर्ड दिया गया न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831, बिल्कुल सही है। फोर्थ दिया गया है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ अ लिविंग सेल ऑल टुगेदर फॉर्म दी प्रोटोप्लाज्म, ये भी बात सही है। तो ए, सी और डी तो सही है, गलत कौन सा है, डी ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहला आपको दिया है क्लैमिडोमोनास। अब क्लैमिडोमोनास क्या होता है, तो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, प्रिमिटिव सेल जिनमें होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, या ये कह सकें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता जिसमें। तो प्रोकैरियोट को किस में जोड़ा जाएगा, 4th ऑप्शन में जोड़ा जाएगा कि ऑर्गेनिज्म विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फंजाई क्या होते हैं, फंजाई होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और यूकैरियोट्स हम लोग जैसे हैं तो ऑर्गेनिजम्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, अब इसको आप मैच कर लीजिएगा क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू। तो देखिए यहाँ पे शेप और साइज की बात करी गई है, वो किससे रिलेटेड है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया टाइप ऑफ सेल, सेकंड इज फंक्शन ऑफ सेल, थर्ड इज लेंथ ऑफ द सेल एंड फोर्थ इज बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। तो शेप और साइज किसी भी सेल का किससे रिलेटेड होता है, उस सेल के फंक्शन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ऑर्गेनल दिखाई पड़ता है, उस ऑर्गेनल का नाम क्या है, तो वो है राइबोसोम्स, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा 10th का वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कहा गया द कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। देखिए जो कवरिंग होती है सेल की वो क्या होती है, सेपरेट होती है सेल से
मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग होती है, उसको सेपरेट किया जाता है। तो जिससे सेपरेट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक बैरियर है किसके किसके बीच में, सेल के अंदर की चीज़ और सेल के बाहर की चीज़, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि सेपरेट करता है कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट में कहा गया डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ डैश टू डैश। तो देखिए यहाँ पे डिफ्यूजन आपको पता होगा, डिफ्यूजन में होता क्या है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूव करते हैं, याद रखिएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो पहले ए हो जाएगा हाई और बी हो जाएगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, मतलब सेलेक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जिसका ये एक्सचेंज अलाउ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है अ सेल विल स्वेल अप इफ। तो सेल की स्वेलिंग कब हो जाएगी पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम। तो देखिए 14th ऑप्शन में अगर देखा जाए, 14th क्वेश्चन में देखा जाए, सेल की स्वेलिंग तब होगी जब बाहर जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा और अंदर का कंसेंट्रेशन, सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन कम होगा। तो इसमें बी ऑप्शन अगर देखा जाए तो यही कह रहा है, क्या कह रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम इज़ हायर। देखिए सराउंडिंग मीडियम की बात करी गई ना, सराउंडिंग मीडियम किसके बाहर होगा, सेल के बाहर वाला जो मीडियम है उसमें कंसेंट्रेशन ज़्यादा है वाटर का, ठीक है, और जो सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन है वाटर का वो क्या है, कम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देख लेते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पूछा गया क्या होता है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो सेल होता है वो स्वेल हो जाता है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाता है। और आइसोटोनिक में क्या होता है, सेल सेम रहता है, सेल का साइज़ में कोई भी चेंज नहीं होगा। और क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि जितना वाटर बाहर निकलता है, मतलब जितना लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे उतना ही अंदर आ जाएंगे। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल के अंदर जाने वाले पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, बाहर निकलने वाले पार्टिकल्स या ये कह सकते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक में उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 16, इसको मैं एज द कॉलम आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या ऑस्मोसिस जो होता है वो एक स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का, लेकिन इसमें आपको पता होगा कि इसमें सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो किस वजह से है, मेनली पूछा गया है। तो ए ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, बी ऑप्शन दिया गया है लिपिड्स, सी ऑप्शन इज न्यूक्लिक एसिड एंड डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी भी किसकी होती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है, इसी वजह से क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देख लीजिए अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू दी प्रोसेस टर्म्ड एज। तो जो अमीबा है वो अपना फूड एक्वायर करता है, जिस प्रोसेस से एक्वायर करता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस नहीं कहते, इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब। तो देखिए इसमें बताया गया है सेलेक्ट दी ऑड वन आउट, आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए कहा गया द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन इट, ये बात बिल्कुल सही दी गई है। सेकंड दिया गया मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो ऐसे सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स का ही बना होता है, ये बात सही है। तो ए और बी दोनों सही हो गए। सी स्टेटमेंट में कहा गया द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। चौथा कहा गया द सेल मेम्ब्रेन अलाउज द मूवमेंट ऑफ ऑल मटेरियल अक्रॉस इट। तो यहाँ पे ऑल मटेरियल की बात करी गई, ऑल मटेरियल को मूव नहीं करने देता, सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल को मूव करने देता है या एक्सचेंज होने देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है द रिजिड आउटर कवरिंग इन प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। देखिए आउटर जो कवरिंग है प्लांट सेल की, क्या उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, उसको सेल वॉल कहते हैं। तो 20th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी फॉल्स है, क्योंकि इसका आंसर क्या होना चाहिए, सेल वॉल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए
द सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो किसका सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज का नहीं बना होता? तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। बाकी हाइड्रेला हो जाएगा, मैंगो ट्री हो जाएगा, लैक्टस हो जाएगा, ये सब के सब जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, क्योंकि ये सब क्या है? प्लांट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 22 है, प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। तो जो प्लाज्मोलिसिस होता है वो प्लांट सेल में क्या होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो प्लाज्मोलिसिस होता है श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट इन हाइपरटोनिक मीडियम। तो हाइपरटोनिक मीडियम में क्या होता है? सेल कंटेंट श्रिंक होता है, सेल श्रिंक होता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट में कहा गया द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड। तो न्यूक्लियस में जो डबल लेयर कवरिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? तो डबल लेयर कवरिंग जो न्यूक्लियस में होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डैश। तो क्रोमोजोम किसके बने हुए होते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्रोमोजोम बने हैं डीएनए और प्रोटीन के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है, मतलब सेल के अंदर और कौन सी चीज़ होती है जिसके पास खुद का डीएनए होता है, तो अगर आप वो देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेगा और साथ ही साथ प्लास्टिड्स मिलेंगे। ये भी आप लोग हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड डैश इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दैट डीएनए इज प्रेजेंट एज डैश मटेरियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए के उनको क्या कहा जाता है, और किसी भी सेल में जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है उसमें डीएनए किस तरीके से किस मटेरियल की तरह प्रेजेंट होते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन से अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या कहा गया, तो जो डीएनए होता है, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट मटेरियल था वो था जीन, और क्रोमैटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट आर नोन एज। तो देखिए अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोट्स में उनको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो 26 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 27 देख लीजिए, 27 कह रहा है सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन डैश। तो सेल ऑर्गेनल किस में प्रेजेंट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 में ये बताना है। तो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होते, न्यूक्लियस में नहीं होते, न्यूक्लियोइड में नहीं होते। सही आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम फिर से देख लीजिए। सेल्यूलोज कहा गया, सेल्यूलोज क्या है? प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन्स कहा जाता है। क्रोमोजोम कहाँ होते हैं? क्रोमोजोम होते हैं न्यूक्लियस में, और सेल ऑर्गेनल कहाँ होते हैं? ये होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो इस तरीके से इसकी मैच द कॉलम भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में देखिए क्या कहा गया, लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय। ठीक है, तो लिपिड जो होते हैं वो सिंथेसाइज कौन करता है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? लिपिड और प्रोटीन को, लिपिड को और फैट्स को सिंथेसाइज करते हैं, और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने का काम किसका होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। दोनों बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। इसमें कहा गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ डैश मैन्युफैक्चर वाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ डैश मॉलिक्यूल। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में मदद करता है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर में मदद करेगा, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो फैट्स और लिपिड्स के मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं फिलहाल, इसका आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 30th क्वेश्चन में सबसे पहले में देखिए क्या कहा गया था, पहला कहा गया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें आ जाएगा फैट्स, इसमें आ जाएगा प्रोटीन्स, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा? लिपिड्स या फैट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, विच सेल ऑर्गेनल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग इन अ सेल। तो किसी भी सेल में जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है वो कौन करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा गया द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट फॉर एनर्जी जनरेशन। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एनर्जी जनरेशन होता है? बिल्कुल ही गलत है। ये कहाँ पे होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी जनरेशन का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया क्वेश्चन नंबर 33 है द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर इज कॉल्ड। तो देखिए जो सेल ऑर्गेनल क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में, ठीक है, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, तो ये कौन करता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो ये करता है गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस ये काम करता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखिए लाइजोसोम्स अराइज फ्रॉम, तो लाइजोसोम्स कहाँ से अराइज होते हैं क्वेश्चन में ये बताना है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो लाइजोसोम्स अराइज होते हैं गोल्जी अपैरेटस से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें देखिए क्या कहा गया, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज टू स्टडी। अब सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है उसको किसकी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर 35 में, ये आपको बताना है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा गोल्जी अपैरेटस की स्टडी के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होता है। ए ऑप्शन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइजोसोम या प्लास्टिड। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाइजोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 देखिए क्या कह रहा है। 37 में कहा गया ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। अभी हमने आपको बताया था न्यूक्लियस के अलावा और कौन से ऑर्गेनल होते हैं जिसके पास खुद का डीएनए होता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और साथ ही साथ प्लास्टिड्स भी होते हैं, दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन्स, द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी डैश वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डैश। ठीक है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में कितने मेम्ब्रेन होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है पूछा गया है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मतलब इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। और साथ ही साथ इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, डीपली फोल्डेड होती है। डीपली फोल्डेड क्यों होती है, वो इसलिए होती है, इसकी डीपली फोल्डेड होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एनर्जी जनरेशन का, तो एनर्जी जो जनरेट होगी वो भी ज़्यादा जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। क्या माइटोकॉन्ड्रिया खुद का प्रोटीन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है बिल्कुल सही। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब ये इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको पता होगा प्लास्टिड जो होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। प्लास्टिड 3 तरीके के आपको मिलेंगे, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक आपको मिलेगा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, और लास्ट क्या मिलेगा, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट याद रखिएगा कलरलेस प्लास्टिड होता है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है और क्लोरो भी कलर्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं फ्रूट्स को और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है तो वो रूट्स में होता है जहाँ पर लाइट नहीं जा पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, किचन ऑफ द सेल पूछा गया है, बहुत सिंपल है, किचन ऑफ द सेल क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें देखिए क्या कहा गया, क्लोरोप्लास्ट पूछा गया। क्लोरोप्लास्ट देखिए कलरलेस कौन सा होता है, ल्यूकोप्लास्ट, भी हमने आपको बताया था। कलर्ड प्लास्टिड कौन सा होता है, ये सबसे पहले आप समझिए। कलर्ड प्लास्टिड होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट आपका जुड़ जाएगा 3 से, ल्यूकोप्लास्ट आपका आ जाएगा कलरलेस प्लास्टिड से, और क्लोरोप्लास्ट किससे आ जाएगा, येलो और ऑरेंज पिगमेंट से आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में जो न्यूमरस बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर होती हैं उनको क्या कहा जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। तो इनको कहा जाता है क्या, इनको कहा जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल्स विच स्टोर्स। देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं, स्टार्च भी स्टोर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 देखिए, इसमें कहा गया पिक आउट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से आपको वही काम करना है, इनकरेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस प्लास्टिड, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, सेल वॉल इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ये भी बात बिल्कुल सही है। 45 का ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। 40 इसका सी ऑप्शन देखिए, गोल्गी अपैरेटस एक्ट्स एज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये बिल्कुल गलत है। प्रोटीन सिंथेसिस में गोल्गी अपैरेटस नहीं मदद करता, ठीक है, राइबोसोम मदद करता है, और साथ ही साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, फिर से गलत बताना है। गोल्गी अपैरेटस इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, तो 46 में लाइजोसोम के फॉर्मेशन के गोल्गी अपैरेटस इन्वॉल्व होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहा गया न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, हेंस दे आर एबल टू मेक देयर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ये भी बात सही है। नेक्स्ट में कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल एज एटीपी इज जनरेटेड इन देम, ये भी बात सही है। एनर्जी जनरेशन का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है।
नेक्स्ट में कहा गया साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, तो बिल्कुल ही गलत है। साइटोप्लाज्म को क्या आप प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, स्टोरेज सैक्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल आर कॉल्ड, तो स्टोरेज सैक्स को कहते क्या है? स्टोरेज सैक्स को कहा जाता है वैक्यूल। ठीक है, अब देखिए वैक्यूल के बारे में ही एक और क्वेश्चन आ गया है, 48वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया वैक्यूल आर डैश साइज्ड इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल वेरी डैश वैक्यूल्स। तो देखिए आपको वैक्यूल बताना है कि प्लांट सेल में कैसे होते हैं और एनिमल सेल में कैसे होते हैं, मतलब बड़े किस में होते हैं, किस में छोटे होते हैं। तो 48 में अगर देखें तो जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल होते हैं किस में? एनिमल सेल में, और बहुत ही बड़े होते हैं किस में? प्लांट सेल में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट द करेक्ट फंक्शनल रोल ऑफ वैक्यूल इन दी सेल। तो वैक्यूल का जो रोल है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो ये हमारे पास है वैक्यूल का रोल, उसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया वैक्यूल डू नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग रिजिडिटी ऑफ सेल, गलत है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में कहा गया वैक्यूल फॉर्म थ्रेड लाइक टेल इन स्पम्प ऑफ मैनी मैमल्स, ये भी गलत है। थर्ड में देखिए क्या कहा गया, वैक्यूल एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी सेल। ठीक है, तो यही इसका आंसर सही है कि वैक्यूल करता क्या है कि एक्सेस वाटर को निकाल देता है और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकाल देता है सेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 50, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लाइसोसोम फॉर्म द गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ एनिमल सेल, सही है। नेक्स्ट में कहा गया राइबोसोम कैरी आउट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ए भी सही है। थर्ड में कहा गया लिक्विड कंटेंट ऑफ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल सैप। और लास्ट कहा गया द कलरलेस प्लास्टिड दैट स्टोर्स प्रोटीन लिपिड्स एंड स्टार्च इज कॉल्ड ज़ैंथोफिल। इसमें से कौन सा आंसर इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, दैट इज कलरलेस प्लास्टिड दैट स्टोर्स प्रोटीन लिपिड्स एंड स्टार्च इज नेम्ड एज ज़ैंथोफिल। तो इसको ज़ैंथोफिल नहीं बोलते हैं, इसको क्या बुलाता है? ल्यूकोप्लास्ट बुलाता है। तो इसमें ए बी सी ऑप्शन तो सही था, डी ऑप्शन जो था वो गलत था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, मैच द कॉलम है। इसमें देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को किससे मैच करेंगे? तो इसको कहा जाता है पावर ऑफ द सेल, पता होगा पावर ऑफ द सेल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनर्जी जनरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वो खुद को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को कहा जाता है स्टोरेज सैक्स। और राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए यहाँ पे जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो असर्शन रीजनिंग के बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। असर्शन रीजनिंग में आपको ए बी सी डी ऑप्शन कब टिक लगाना है? ए तब टिक लगाना होता है जब असर्शन सही हो, रीज़न भी सही हो और रीज़न जो हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का। बी कब टिक लगाना है? असर्शन सही हो, रीज़न सही हो और जो रीज़न हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो असर्शन का। ठीक है, और सी में ए जब सही हो और बी फॉल्स हो, और डी कब लगाएंगे? जब ए फॉल्स हो, असर्शन फॉल्स हो और रीज़न क्या हो? सही हो। तो चलिए देख लेते हैं 52 क्वेश्चन क्या कहा गया। 52 क्वेश्चन में कहा गया है असर्शन है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये असर्शन जो है ये बिल्कुल सही है। रीज़न में कहा गया न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल टुगेदर फॉर्म प्रोटोप्लाज्म, ये बात भी सही है। तो इसमें अगर देखा जाए असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो कहीं भी असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर दे रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा गया शेल्डियन एंड श्वान प्रपोज द सेल थ्योरी। शेल्डियन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी है, बिल्कुल सही बात है, प्रपोज करी है। और सेल थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन फिर से वही कि रीज़न जो है दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव एंड लार्जर देन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं क्या वो प्रिमिटिव होते हैं? ठीक है, और क्या लार्जर होते हैं यूकैरियोटिक सेल से? देखिए प्रिमिटिव तो होते हैं लेकिन लार्जर नहीं होते। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल से। तो इसका आंसर जो है वो असर्शन तो गलत है, रीज़न देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लैक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसमें असर्शन रॉन्ग हो जाएगा, रीज़न सही हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, सेल्स हैविंग सेल वॉल विद स्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। तो देखिए ऐसे सेल्स जिनके पास सेल वॉल होती है वो बहुत हाई प्रेशर या कह सकते हैं हाई एक्सटर्नल मीडिया या ये कहें कि बहुत ही डाइल्यूटेड हाइपोटोनिक सोल्यूशन को वो विद स्टैंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं उनको। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। और इसका रीज़न क्या दिया गया? रीज़न में कहा गया है
द सेल वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। जो सेल वॉल होती है वो इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल एक्सर्ट करती है, इसी वजह से जो सेल होती है वो ब्रेक नहीं होती है। ये आपको याद रखना है, बर्स्ट इसी वजह से नहीं होती है। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आप टिक करेंगे। 56 देखिए, क्रोमोसोम्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो डीएनए और प्रोटीन्स जो हैं वो क्या है, उनमें क्रोमोसोम्स होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें कहा गया रीज़न क्या है, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 में देखिए क्या कहा गया, असर्शन दिया गया द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज न्यूक्लियोइड इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में आपको पता होगा न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, और यही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ये बात बिल्कुल सही है। 57 का ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न क्या कहा गया, जेनेटिक मटेरियल इन दीज सेल्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, असर्शन का एक्सप्लेनेशन कहीं भी रीज़न में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा गया, असर्शन में दिया गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये स्टेटमेंट गलत है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस से रिलेटेड होता है। ठीक है, और यहाँ रीज़न क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट पजेस राइबोसोम। ये स्टेटमेंट सही है। राइबोसोम किस में होते हैं, राइबोसोम होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो असर्शन इज रॉन्ग, रीज़न इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। इसमें देख लेते हैं, इसमें कहा गया गोल्गी बॉडीज स्टोर मॉडिफाई एंड पैक प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। तो जो गोल्गी बॉडीज़ होती हैं वो स्टोर करती हैं प्रोडक्ट्स को, मॉडिफाई करती हैं और पैक करती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स को किसमें, वेसिकल्स में। ये स्टेटमेंट जो दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात लिखी है। और रीज़न दिया है, दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। देखिए दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, कहीं भी दोनों में कोई इंटर रिलेशन नहीं है। हालांकि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं गोल्गी अपैरेटस से या गोल्गी बॉडीज से रिलेटेड। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। बिल्कुल सही बात है, लाइसोसोम को ही सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। और रीज़न क्या है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज। तो देखिए रीज़न दे दिया गया, जब सेल डैमेज हो जाता है लाइसोसोम क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। दोनों स्टेटमेंट जो है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और साथ ही साथ रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 61 देखिए, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। तो लाइसोसोम क्या सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रीज़न दिया है, लाइसोसोम प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है वो तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। ठीक है, दैट असर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज फॉल्स। 62 देखिए, इसमें कहा गया, असर्शन दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बिल्कुल सही बात है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। रीज़न दिया गया, दे जनरेट एनर्जी फॉर वेरियस सेलर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट अगर देखे जाएँ तो सरासर बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है। और साथ ही साथ रीज़न जो है दैट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया, असर्शन है क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ सेल। बिल्कुल सही बात है। रीज़न दिया गया, क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रीज़न जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64। असर्शन दिया है, ल्यूकोप्लास्ट आर कॉल्ड कलरलेस प्लास्टिड। बिल्कुल सही बात है। दे प्ले रोल इन फोटोसिंथेसिस, ये गलत है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। 65 देखिए क्या कह रहा है, वैक्यूल्स
आर नोन एज स्टोरेज सैक्स, बिल्कुल सही बात है, वैक्यूल्स को स्टोरेज सैक्स कहते हैं। रीज़न क्या दिया है, वैक्यूल स्टोर सॉल्ट्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड विद इन दी सेल। तो सेल में जो सॉल्ट को स्टोर करना, मिनरल को स्टोर करना, अमीनो एसिड को स्टोर करना, ये किस में होता है, वैक्यूल में ही होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, और जो रीज़न है दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसी वजह से जो वैक्यूल होता है उनको क्या कहा जाता है, स्टोरेज सैक्स कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। 66 देखिए, असर्शन है द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। तो सेल वॉल्यूम का 50 से 90% जो है वो क्या है, वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगा, क्या सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया, दे प्रोवाइड एनर्जी टू दी प्लांट सेल। एक मिनट, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सेंट्रल वैक्यूल की बात हो रही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। और जो रीज़न दिया गया, दे प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट सेल, ये गलत है। तो इसमें असर्शन जो है ये तो करेक्ट है और रीज़न जो है ये फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। केस स्टडी में आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 67 देख सकते हैं, पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, पैराग्राफ क्या है। अब जो पहला क्वेश्चन दिया गया पैराग्राफ से रिलेटेड उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया द फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड वॉज ऑब्जर्व्ड इन। तो पहला सेल कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ था, किस चीज़ में ऑब्जर्व किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर है कॉर्क स्लाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 2। इसका देखिए पार्ट 2 क्या कह रहा है, एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड ऑल्सो लैक इन डैश। देखिए कोई भी एनिमल सेल ऐसा है जिसमें न्यूक्लियाई नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, उसमें और क्या नहीं होगा, तो उसमें क्रोमोसोम्स भी नहीं होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम किस में होते हैं, न्यूक्लियस में ही होते हैं। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियाई नहीं है, तो क्रोमोसोम भी नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट 3 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है पार्ट 3 में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, प्रोकैरियोटिक सेल आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, सही है। नेक्स्ट देखिए इसमें सेकंड पार्ट क्या कहा गया, सेकेंड पार्ट कहा गया प्रोकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस होता है, क्या सेल ऑर्गेनेल होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, थर्ड दिया गया यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन, ये सही है। एसिड न्यूक्लियोइड, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, करेक्ट पूछा गया है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में कहा गया है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में नहीं होते, यूकैरियोटिक में होते हैं। इसमें सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कहा गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी गलत है। ठीक है, यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये बात बिल्कुल सही है। और फोर्थ दिया गया यूकैरियोटिक सेल आर एसोसिएटेड न्यूक्लियोइड, ये भी गलत है। तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया सेल हैज़ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज। अब देखिए किसके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ये आपको बताना है। तो प्लांट सेल में जो सेल वैक्यूल होगा या वैक्यूल जो होगा सेंट्रल वैक्यूल वो बड़ा होता है, लार्ज होता है। नेक्स्ट इज इन सेल डीएनए इज फाउंड इन। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। 68 में देखिए क्या दिया गया, एक और आपके पास पैराग्राफ है। फिर पैराग्राफ से रिलेटेड पहला क्वेश्चन दिया गया है राइबोसोम्स आर दी सेंटर फॉर। ठीक है, तो राइबोसोम्स किसके सेंटर होते हैं बताना है। फर्स्ट रेस्पिरेशन, सेकंड इज प्रोटीन सिंथेसिस। आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। अब देखिए आपसे पूछा गया है किसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, न्यूक्लियस में भी होती है, लाइसोसोम में नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। तो देखिए यहाँ पे 3 बातें दी गई हैं, क्या क्या, मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करे, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करे और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में मदद करे। और ऐसा कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 4, इसका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो पहला दिया राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस। तो फोर्थ का जो आंसर है दैट इज़ राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, कहा जाए कि मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 5, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो किसी भी प्लांट सेल में जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है न्यूक्लियस।
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 69 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखते हैं क्या कहा गया। तो देख लीजिए एक और आपके पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपको दिखा दे रहे हैं। फिर पैराग्राफ से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है इफ़ वी ऑब्जर्व एनी सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप में देखा गया, स्टार्टिंग फ्रॉम आउटर साइड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर वी ऑब्जर्व इज़। ठीक है, तो बाहर की साइड से अगर देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई पड़ेंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आएगी, फिर साइटोप्लाज्म आएगा और लास्ट में क्या आएगा, न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट जो है इस तरफ आएगा राइट साइड में। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट कह रहा है द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फॉर अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड। तो कौन मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है। वाटर जब मूव करेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो सेकेंड पार्ट में आ जाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर यही गैस मूव कर रही होती तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 2 सेल थ्योरी जॉइंटली गिवन बाय शेल्डियन एंड श्वान डिड नॉट एक्सप्लेन। तो देखिए जो सेल थ्योरी शेल्डियन एंड श्वान ने दी थी वो क्या नहीं एक्सप्लेन करती, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही है। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल जो है वो अगर देखा जाए तो वो इन्होंने नहीं बताया था। न्यू सेल कैसे फॉर्म होता है ये बताया था, आगे जो वर्चो थे उन्होंने बताया था। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि बुक में नन ऑफ द अबव दिया है तो नन ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। नेक्स्ट इज पार्ट 4, इसमें कहा गया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, तो लिपिड्स की, विटामिन की, मिनरल्स की, कार्बोहाइड्रेट की। तो इसमें लिपिड्स एंड फैट्स होता है, तो इसका आंसर लिपिड्स और प्रोटीन्स होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो भी हमने आपको बताया इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड्स हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है। और फिफ्थ अगर देखा जाए इसमें है रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो न्यूक्लियस में जो रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या कहा जाता है ये बताना है। तो फिफ्थ का है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रोमोजोम। तो रॉड शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोजोम्स। ठीक है, पार्ट 70 क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। ये एक और केस स्टडी का क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको एक पैराग्राफ दिखाई पड़ रहा होगा, फिर इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश। क्रोमोजोम में क्या क्या होता है ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट में अगर देखा जाए तो डीएनए होता है और प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन्स। सेकंड में कहा गया न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है ये आपको बताना है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, डबल लेयर्ड विद पोर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डबल लेयर्ड विद पोर्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल लेयर्ड होगी और साथ ही साथ पोर्स होगी। पोर्स क्यों होते हैं, जिससे एक्सचेंज हो सके मटेरियल का। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बारे में कौन सी बात सही है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए इसमें कहा गया इट कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड, सही है। इट हैज़ पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, ये भी सही है। नॉट इन्वॉल्व्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ये भी बात सही है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो तीनों बातें दी गई हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड है और बात सही है बिल्कुल। फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या कहा गया, व्हेन द सेल्स इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू। देखिए जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, और किसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा किसमें, क्रोमोसोम्स में। पार्ट 5 देखिए क्या कह रहा है। पार्ट 5 कह रहा है द क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद। तो क्लोरोप्लास्ट किससे एसोसिएटेड है ये आपको बताना है पार्ट 5 में। तो अगर देखा जाए इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेसिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71 का देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पूरा डायग्राम आपको दिया गया है बाकायदा प्लांट सेल का, और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो और कुछ बातें भी दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। अब प्लांट सेल को डिफरेंशिएट एनिमल सेल से कौन करेगा ये आपको बताना है। तो देखिए प्लांट सेल में आपको पता होगा लार्ज वैक्यूल होता है, प्लास्टिड होती है और सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लास्टिड भी नहीं होता, वैक्यूल बहुत ही छोटा होता है या तो नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल। ठीक है, कैसे होते हैं क्लोरोप्लास्ट ये आपको बताना है। ठीक है, तो ए दिया गया है आर कलरलेस प्लास्टिड, डू नॉट कंटेन डीएनए, आर इन्वॉल्व इन स्टोरिंग ऑफ स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स, ये दिया है। और डी ऑप्शन दिया गया कंटेन्स वेरियस येलो और ऑरेंज
पिगमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका है कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट में दिया गया ट्रैप्स लाइट एनर्जी, बिल्कुल सही है। ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट्स कलर टू प्लांट, ये भी सही है। तो इसमें सारे के सारे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई डैश ऑफ सेल वॉल्यूम। तो कितना परसेंट जो सेंट्रल वैक्यूल होगा वो ऑक्यूपाई करेगा किसी भी प्लांट सेल का या कुछ प्लांट सेल में, तो ये होता है अभी हमने देखा था 50 to 90%। तो फोर्थ का है आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ देखिए, इसमें कहा गया इन प्लांट सेल वैक्यूल आर इन्वॉल्व इन। तो वैक्यूल जो है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास एक पैराग्राफ दिया है और फिर क्वेश्चन अगर देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये किस पे बेस्ड हैं, तो ये बेस्ड होते हैं नेचर ऑफ इट्स मेम्ब्रेन पे। ठीक है, इनका मेम्ब्रेन कैसा है उस पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 क्या कहा जा रहा है। पार्ट 2 में कहा गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, तो रफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, तभी ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राइबोसोम। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में कहा गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग इन डैश सेल्स। तो किस सेल की बात यहाँ पर हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो किस सेल में होता है ये आपको बताना है। तो वो होता है मेनली लिवर सेल में। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लिवर सेल हो जाएगा इसके बाद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया। नेक्स्ट में कहा गया द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द डैश। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होती है और किसके सिमिलर होती है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये सिमिलर होती है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कहा गया प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहाँ पर होती है आपको बताना है। तो ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि आपको पता होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फैट्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में मदद करता है। तो ये कहा गया है हु डिस्कवर्ड द सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन। ठीक है, तो आपको बताना है कि सेल्स की डिस्कवरी किसने करी है और कब करी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी है 1665 में। तो आपको ये भी बात याद रखनी है, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी है, और ल्यूवेनहॉक जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इन्होंने करी है किसकी, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी है। तो ये दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या बोला गया है, द मूवमेंट ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, तो जो मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का या कोई और गैसेस का जो मूवमेंट होता है सेल में, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है सेल की उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है हु डिस्कवर्ड द गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस जो है उसकी डिस्कवरी किसने करी है, तो कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैमिलो गोल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी आपको पता होगा एनर्जी की करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी होती है सेल की। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है तो आप लोग देख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, कभी कभी आपसे एक और फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है डीएनए का। डीएनए आप देखेंगे तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। और अगर मान लीजिए आपसे आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आरएनए के फुल फॉर्म में बस आप डीऑक्सी हटा दीजिएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो हो जाएगा वो आपका आरएनए का फुल फॉर्म
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया व्हाट इज द जनरल साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल का आपसे जनरल साइज पूछा गया है, तो ये होता है 1 to 10 नैनोमीटर। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 to 10 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव देयर ओन डीएनए इन राइबोसोम्स। तो किसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम नहीं होता, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो उसके हिसाब से जो आंसर होगा दैट विल बी लाइसोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब पी से देखिए, पी से प्रोटोप्लाज्म आता है और पी से ही पुरकिंजे है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटोप्लाज्म की जो नामकरण जो हुआ है प्रोटोप्लाज्म का, जिसने टर्म दिया है प्रोटोप्लाज्म, दैट इज पुरकिंजे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने न्यूक्लियस का खोज करी है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है, इन्होंने सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है। शेल्डियन एंड श्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शेल्डियन एंड श्वान। आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि वर्चो ने क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इनका नाम बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, तो वर्चो का आपको वर्क बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं डैश आर कलरलेस प्लास्टिड्स। अब देखिए, क्रोमोप्लास्ट हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, ये दोनों कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, और कलरलेस प्लास्टिड सिर्फ एक होते हैं, कौन से, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर आल्सो कलरलेस प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस। वही सेम चीज पूछ ली गई है, तो कौन से प्लास्टिड्स कलरलेस हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है एन अनराइप ग्रीन फ्रूट। अब देखिए, कच्चा ग्रीन फ्रूट है, उसका कलर चेंज हो जाता है जब वो पकता है, जब वो राइपन होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। आपको बताना है इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन बहुत सिंपल सा है, देखिए कोई भी अगर फल कच्चा है, हरा है, इसका मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट था, और जब वो राइपन हुआ, पक गया, तो उसका कलर चेंज हो गया, तो वो कन्वर्ट हो गया क्रोमोप्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है द फिनोमेना वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक इन हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। तो देखिए, साइटोप्लाज्म का श्रिंकेज होता है हाइपरटोनिक मीडियम में, और इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। कभी कभी आपसे प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन भी पूछी आती है, तो आप सीधे सीधे जो स्टेटमेंट है वही डेफिनेशन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है डैश इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो अभी हम लोग ने देखा था जिसका फुल फॉर्म, वही एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होती है, दैट इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश कॉइन्ड द टर्म सेल। अब सेल का नाम किसने दिया है, तो सेल का नाम दिया है रॉबर्ट हुक ने, जिसने सेल की डिस्कवरी करी है, उन्होंने ही सेल का नाम भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया Which of the following is not a function of vacuole in plants? क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है What are the essential proteins and lipids required for cell membrane manufactured? ठीक है, वेयर आपसे पूछा गया है जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के लिए जिनकी जरूरत होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है, कहां पे बनाए जाते हैं, कहां पे बनते हैं, तो ये बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आपको पता होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां फैट्स और लिपिड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर क्या मैन्युफैक्चर होंगे, जहां पर मैन्युफैक्चर हो जाएंगे प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है द प्रोसेस by which water moves through semi-permeable membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration, thereby equalizing water concentration is called। तो ये जो definition दी गई है, this is the definition of osmosis। Next question is question number 19। Question number 19 में कहा गया which one of the following statement is incorrect। कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है आपको बताना है। तो इनकरेक्ट अगर आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें कहा गया है लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों कहते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, भी सही है, और इसमें ऑल ऑफ द अबव कोई मतलब नहीं है इसका, तो इसमें जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन में एक और फिल इन द ब्लैंक्स है, या इसको मल्टीपल चॉइस भी कह सकते हैं। डैश इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल्स पता होगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं।
क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पार्ट ऑफ द हाउस ऑफ द सेल? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर फूड का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टिवली परमिएबल, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है या कौन सा ऐसा पार्ट है विच इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ ही चीज़ों को ये अपने अंदर अलाउ करे, एक्सचेंज अलाउ करे कुछ सब्सटेंसेस का एक्सचेंज अलाउ ना करे, तो ऐसी मेम्ब्रेन कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस व्हेन रेजिन इट्स केप्ट इन वाटर। तो रेजिन को अगर वाटर में रख दिया जाए, रेजिन मतलब हिंदी में इसको कहा जाता है किशमिश, तो किशमिश को अगर वाटर में रखेंगे तो आपने देखा होगा किशमिश स्वेल कर जाती है। ठीक है, स्वेल क्यों कर जाती है? क्योंकि उस रेजिन के अंदर वाटर एंटर कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हु हैड गिवन सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी दी थी शेल्डियन एंड श्वान ने। लेकिन अगर पूछा जाए शेल्डियन सेल थ्योरी को एक्सपैंड किसने किया था? ठीक है, तो सेल थ्योरी का एक्सपेंशन किया था वर्चू ने, VIRCHOW। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है वन, सेलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है उनको कहा जाता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें कौन सा यूनिसेलर है? तो अमीबा यूनिसेलर है, पैरामीशियम भी यूनिसेलर है, क्लेमिडोमोनास भी यूनिसेलर है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव होगा, मतलब सारे के सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। हम लोग की अगर बात करी जाए ह्यूमन बींग्स क्या हैं, तो हम लोग यूनिसेलर नहीं हैं, वी आर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल किसकी बनी है ये आपको बताना है। कंपोजिशन का मतलब होता है किसकी बनी हुई है। तो सेल वॉल याद रखिएगा प्लांट सेल में होती है और ये बनी किसकी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और सेल्यूलोज किसका बना हुआ आता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बनता है सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोला जाए या स्मॉलेस्ट सेल बोला जाए, सेल ज़्यादा सही रहेगा। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इनमें से क्या है? सेल क्या है? PPLO है। PPLO का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फिर से बता दें, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया था लार्जेस्ट सेल क्या है, ठीक है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल, तो याद रखिएगा लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है इन रूट्स, रूट्स में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, आपको पता होगा। टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ, तो किस प्रोसेस से होता है? तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस याद रखिएगा हमेशा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, किससे होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है? जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं मेम्ब्रेन, MEMBRANE, लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर फ्लो करते हैं? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे, बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो याद रखिएगा इसका आंसर है डिफ्यूजन। द सेल ऑर्गेनेल, ये जो सेल ऑर्गेनेल है इसको आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये क्या है। तो क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कि ये प्लास्टिड्स है, कि ये न्यूक्लियस है, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आप लोग देख सकते हैं, जितनों को पता होगा उसको बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा उनके लिए। तो सेल ऑर्गेनेल ये है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मतलब कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है, कौन सा ऑर्गेनेल होता है जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं लाइसोसोम्स को। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो लाइसोसोम याद रखिएगा, दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है उसमें कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है, उसमें कौन सा सेल बहुत ज़्यादा योगदान अपना देता है। तो वो आंसर जो इसका है वो क्या है? दैट इज गोल्गी बॉडीज। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनडिफाइंड न्यूक्लियस। अनडिफाइंड न्यूक्लियस किसका है? अनडिफाइंड न्यूक्लियस किसका है? तो ह्यूमन सेल का डिफाइंड होता है। ठीक है, प्लांट सेल का भी ठीक है, यीस्ट का भी नहीं होता। अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है किसका? बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन नहीं है पूछा गया है।
तो जैसे प्लास्टिड्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये 3 ऐसे होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें मतलब डबल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। देखिए पूछा गया है कौन सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्लास्टिड्स आपको पता है प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेंट्रियोल्स किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच फॉर्म एनर्जी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पूछा गया है कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन एज ATP, सेकंड ऑप्शन इज गिवन एज ADP, थर्ड ऑप्शन इज AMP एंड फोर्थ ऑप्शन इज कैलोरीज, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब ATP का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, ठीक है। दिस इज ATP। यहाँ पे कभी कभी अगर ADP का फुल फॉर्म पूछ लें तो यहाँ पे ट्राई था, यहाँ पे डाई फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन रूट ऑफ प्लांट। तो प्लांट की रूट में कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, तो ये है ल्यूकोप्लास्ट। लीव्स में कौन प्रेजेंट होता है, तो लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अगर पूछा जाए फ्लावर्स में कौन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो फ्लावर्स में या फ्रूट में जो प्रेजेंट होता है दैट इज क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो रूट में कौन होता है, रूट में होता है ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलरलेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लाइसोसोम्स आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो लाइसोसोम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। हालांकि बात ये भी है कि लाइसोसोम के अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और कभी कभी ये खुद को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कहा गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या सिंथेसाइज करता है, तो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो RER का फंक्शन याद रखिएगा दैट इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन। SER का फंक्शन याद रखिएगा दैट इट सिंथेसाइजेस लिपिड्स, ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं अगर मान लीजिए कहा जाए, तो इसके जो सरफेस होता है, ठीक है, तो इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स अटैच होते हैं किसके सरफेस पे, RER के सरफेस पे। और यही राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस हो रहा था वो मेनली कर कौन रहा था, राइबोसोम्स कर रहे थे। लेकिन राइबोसोम्स थे कहाँ पे, तो सरफेस पे अटैच थे। किसके सरफेस पे, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच थे, इसलिए वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद कर रहा था, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल्स। तो देखिए क्रिस्टल्स में किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पहला ऑप्शन बैक्टीरिया दिया है, दूसरा ऑप्शन अमीबा दिया है, तीसरा ऑप्शन वायरस है। वायरस इसमें सही आंसर है, ठीक है। तो वायरस जो होता है उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्रिस्टल्स में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट में कहा गया सेल स्वेल अप। अब देखिए सेल में स्वेलिंग कब होगी, स्वेलिंग का मतलब ये है जैसे मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर लिक्विड एंटर कर जाए, ठीक है। तो ये कब हो सकता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला कहा गया कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर। देखिए वाटर मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर ज्यादा होगा और बाहर कम होगा तो ये स्वेल नहीं होगा, ये श्रिंक होगा, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन दी गई है वो श्रिंकेज की दी गई है। सेकंड कंडीशन में कहा गया है द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर। अब देखिए सराउंडिंग में जब कंसेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल का वो कम है, तो क्या होगा, ये जो बाहर के वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अंदर चले आएंगे सेल में, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, थर्ड में कहा गया क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। अब देखिए क्रोमोसोम जो है वो किसके बने हुए होते हैं, तो डीएनए के भी बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन। आरएनए नहीं प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। अच्छा डीएनए का फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, तो ये डीएनए का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब यहाँ पर आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, तो अभी देखिए हमने आपको बताया, तो वही सेम क्वेश्चन है, तो इसको सी ऑप्शन ले लीजिए। 4th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम का पूछा गया है, राइबोसोम का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होगा, तो इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो बिल्कुल सही है, राइबोसोम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है। मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम की मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है। हार्मोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में राइबोसोम की कोई भी मदद नहीं होती है, राइबोसोम्स का कोई भी रोल हार्मोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता है, और ना ही ये स्टार्च मॉलिक्यूल को मतलब मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही है, मतलब ये होते हैं, लेकिन पूछा क्या गया था नॉट अ फंक्शन, तो नॉट अ फंक्शन में क्या हो जाएगा, 3rd एंड 4th, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th है। 5th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड जो फंक्शन दिए गए उनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया, इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म। तो प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह बिहेव करता है। जो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, वो कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, बात सही कही गई है। सेकंड में कहा गया ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन में जो भी मटेरियल है जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है, ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड में कहा गया इट इज द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, तो ये गलत है, साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन ये नहीं होता, साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट कैन बी द साइट ऑफ सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, तो अलग अलग बायोकेमिकल एक्टिविटीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन गलत है, यही इसमें पूछा गया था। फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल्स डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस, रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन, तो आपको करेक्ट डेफिनेशन बतानी है ऑस्मोसिस की कौन सी होगी। तो पहला कहा गया है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखिए याद रखिएगा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और हायर कॉन्सेंट्रेशन से चीजें मूव करती हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वाटर के और किधर जाते हैं, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई, तो इसमें ए ऑप्शन जो है यही आपकी डेफिनेशन बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया प्लाज्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, अब देखिए प्लाज्मोलिसिस क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ब्रेक डाउन होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, तो ये गलत है। सेकंड में कहा गया श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही है कि जो श्रिंकेज होती है साइटोप्लाज्म की, जो श्रिंकेज होती है हम लोग उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होता है, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस उसको कहते हैं। तो श्रिंकेज जब हो जाएगी साइटोप्लाज्म में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब उस साइटोप्लाज्म का कह सकते हैं कि उस सेल को डाल दिया जाएगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, दैट प्रोसेस कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 8th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अब देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो केवल सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। वैक्यूल भी डबल मेम्ब्रेन होती है, लाइसोसोम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन किस में है, केवल और केवल लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन है, बाकी सब में डुअल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट में कहा गया फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, अब आपको बताना है गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सा होगा। तो पहला कहा गया गोल्गी अपैरेटस इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, तो जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, अच्छा लाइसोसोम को और क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। तो पहला कहा गया है गोल्गी अपैरेटस इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करवाता है, गोल्गी अपैरेटस करवाता है, बिल्कुल सही है, गोल्गी बॉडीज करवाती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। सेकंड में कहा गया न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, तो देखिए तीनों चीजें होती हैं, मतलब न्यूक्लियस हो गया सेंटर पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, प्लास्टिड हो गई, तीनों के पास क्या होता है, डीएनए होता है, बात बिल्कुल सही है। हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चर प्रोटीन, मतलब अपनी स्ट्रक्चरल प्रोटीन को अपने आप से क्रिएट कर पाते हैं। थर्ड में कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया सेट टू द पावर हाउस ऑफ द सेल एज एटीपी जनरेटेड देम, ये भी बात बिल्कुल सही है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा क्या गया था, फॉल्स पूछा है, तो फॉल्स इसमें क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ये गलत है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म सेम नहीं होते हैं।
नेक्स्ट में आते हैं फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको यहाँ पर बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा। तो पहला कहा गया है एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए जो एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम्स में पैक होते हैं वो कहाँ प्रिपेयर होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रिपेयर होते हैं। बात बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा जो भी एंजाइम्स लाइसोसोम में पैक्ड होते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू बनते हैं, तो वो आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनते हैं। ठीक है, अगले में कहा गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड्स एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली। तो रफ जो है लिपिड्स नहीं प्रोड्यूस करते, रफ प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन और स्मूथ प्रोड्यूस करते हैं लिपिड। तो ये गलत हो जाएगा, उल्टा दिया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी गलत है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लास्ट यूकेरियोट, ये भी गलत है। ठीक है, सिर्फ ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट में कहा गया विच ऑर्गेनेल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग इन अ सेल। तो देखिए डिटॉक्सिफिकेशन में जो मदद करता है वो आपको बताना है कौन मदद करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, तो ये करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट में कहा गया द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो देखिए प्रोटीन की बात करी गई, लिपिड्स की बात करी गई, तो हमने देखा था प्रोटीन को कौन मैन्युफैक्चर कर रहा था, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर कर रहा था, और लिपिड्स को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों ही यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर फिलहाल क्योंकि लिपिड्स और प्रोटीन्स की बात करेगी, लिपिड्स की बात करेगी, प्रोटीन्स की बात करेगी, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें सबसे सही होगा। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही कर सकता है, लेकिन मेन जो देखा जाए तो रफ तो प्रोटीन तो करेगा, लेकिन लिपिड्स को कौन करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया था अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट आर नोन एज। तो देखिए जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, उसको क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियस नहीं कहा जाता, न्यूक्लियोलस भी नहीं कहा जाता, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है, 14 में कहा गया द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर। अब देखिए वो ऑर्गेनेल आपको बताना है कौन सा ऐसा सेल का ऑर्गेनेल होता है जो कॉम्प्लेक्स शुगर को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर का मतलब ये कह सकते हैं कि कार्बन की बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, उसको छोटी छोटी कार्बन की चेन में कौन कन्वर्ट करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऐसा कौन करता है, तो ऐसा करता है गोल्गी अपैरेटस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करने का काम करता है गोल्गी अपैरेटस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होती है, तो वैक्यूल जो है सेल के अंदर वेकेंट स्पेस होती है। अब उसका काम क्या नहीं होता, तो उसका काम स्टोरेज होता है। टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, वेस्ट एक्सक्रीशन में मदद करता है, बस लोकोमोशन नहीं करवाता। ठीक है, तो सेल का मोशन, सेल का मूवमेंट कराने में वैक्यूल का कोई भी हाथ नहीं होता है। नेक्स्ट में कहा गया अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू प्रोसेस टर्म्ड एज। अब देखिए जो अमीबा है वो अपना फूड एक्वायर करता है, जिस प्रोसेस से वो अपना फूड एक्वायर करता है उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, आपको पता होगा उसमें छोटे छोटे से अगर आप देखेंगे तो मतलब कुछ मतलब निकली हुई चीजें होती हैं। ठीक है, जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, फॉल्स फीट कहते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके का होता है। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है सूडोपोडिया होते हैं, इसी के थ्रू वो लोकोमोशन भी करता है और इसी के थ्रू अपना फूड भी एक्वायर कर लेता है अमीबा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब देखिए सेल्यूलोज की जो सेल वॉल है किसमें नहीं बनी होती है, मतलब कौन सा ऐसा है जिसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं बनी होगी। तो जो बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। बाकी हाइड्रिला हो गया, मैंगो ट्री हो गया, कैक्टस हो गया, सबकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट में कहा गया सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड टू स्टडी। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो गोल्गी अपैरेटस को, मतलब ये कह सकते हैं वो गोल्गी अपैरेटस को जांच करने के लिए, ठीक है, इसको यूज करते हैं मेनली। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन, जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गोल्गी अपैरेटस जो है उसकी स्टडी के लिए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में कहा गया ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन पूछा गया, अभी आपसे आपको बताया भी गया था कौन कौन से में डीएनए होता है। तो यहाँ पर आपको डीएनए किसमें दिया है, न्यूक्लियस में दिया है। तो न्यूक्लियस के साथ क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो जहां खाना बनता है, ठीक है, और वो क्या है, वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लोरोफिल होता है, और इसी की वजह से जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो अपना फूड क्या कर पाते हैं, मैन्युफैक्चर
कर पाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। अब जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल में, उसको कौन सिंथेसाइज करता है? तो हमने बताया था अभी आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 देखते हैं क्या कह रहा है। 22 में कहा गया सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब देखिए सेल का जो ओरिजिनेशन होता है, सेल जो अराइज करते हैं, निकलते हैं, या सेल जो बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ये किसकी थ्योरी है? तो ये वर्चो की थ्योरी है। ठीक है, तो सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया था किसने? वर्चो ने। वही आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। अब सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी? तो वो दी थी शेल्डियन एंड श्वान ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेल थ्योरी किसने दी है? शेल्डियन एंड श्वान ने दी है। ठीक है, और मेनली इन्होंने ये कहा था कि जितने भी एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सबके सब सबसे छोटी यूनिट से बनते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है, फिर बाद में वर्चो ने इसको क्या किया था? एक्सपैंड किया था। द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रिमिटिव सेल है, प्रिमिटिव सेल होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियस ठीक से नहीं बना हुआ होता है, तो ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा अकेला ऑर्गेनल है जो दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स होते हैं, याद रखिएगा, जो राइबोसोम्स होते हैं वो केवल इसमें दिखाई पड़ते हैं, बाकी ना माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, ना प्लास्टिड्स, ना ही लाइसोसोम। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया ऑर्गेनल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज। अब बिना सेल मेम्ब्रेन के जो ऑर्गेनल होता है उसको क्या कहा जाता है? मतलब कौन सा ऐसा ये कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो गोल्गी अपैरेटस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा, लेकिन राइबोसोम में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻⁻⁶ होते हैं। 1 नैनोमीटर में पूछा जाए तो याद रखिएगा 10⁻⁹ होते हैं मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए, छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं, तो याद रखिएगा 10⁻10 मीटर होते हैं। 1 पिकोमीटर में पूछा जाए तो पिकोमीटर में होते हैं 10⁻12 मीटर। इसी तरह एक और बहुत छोटी यूनिट होती है जिसको कहते हैं 1 फर्मी। अब फर्मी में कितने होते हैं? 10⁻15 मीटर होते हैं। तो ये सारी यूनिट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट में कहा गया लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम। अब देखिए लाइसोसोम्स कहाँ से अराइज होते हैं? तो गोल्गी अपैरेटस से। ये आपको बताया था अभी हमने कि जो गोल्गी अपैरेटस है वो राइसोसोम को बनाने में मदद करता है। लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय। अब देखिए आपको बताना है जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किसने करी? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और जो डेड सेल की डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। नेक्स्ट पे आते हैं 29 क्वेश्चन में कहा गया सेलेक्ट दी ऑड वन आउट। अब आपको इसमें बताना है कौन सा ऑड वन आउट होगा। तो पहला कहा गया मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन इट। बिल्कुल सही है। तो जितना ज्यादा सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व होगा उसी तरह से मूवमेंट होगा वाटर का अक्रॉस दैट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड। जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन हम लोग ने यूज किया, चाहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो या कैसा भी मेम्ब्रेन हो, ये हमेशा किसका बना हुआ होता है? तो प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना हुआ होता है। थर्ड में कहा मॉलिक्यूल्स सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैन इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो देखिए ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं, जो घुल जाते हैं, वो आसानी से मेम्ब्रेन से पास रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में कहा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स चिटिन शुगर इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपकी गलत दी गई है। ठीक है, ये आपकी गलत है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चिटिन शुगर नहीं होता, इसमें मेनली क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। याद रखिएगा सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग्स कौन कहलाते हैं? तो लाइसोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कभी कभी खुद को मतलब सेल्स को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है सेल डिवीजन से रिलेटेड, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं पहले से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन मियोसिस। तो मियोसिस के केस में कितनी डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं ये आपको बताना है। तो डॉटर सेल्स जो फॉर्म होती हैं दे आर 4। ठीक है, माइटोसिस के केस में अगर पूछा जाता तो माइटोसिस के केस में 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इज ऑल्सो टर्म्ड एज सोमैटिक डिवीजन। किसको सोमैटिक डिवीजन कहा जाता है? तो माइटोसिस को सोमैटिक डिवीजन कहा जाता है।
विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन सेल डिवीजन। रिडक्शन सेल डिवीजन किसको कहा जाता है? तो रिडक्शन सेल डिवीजन कहा जाएगा मियोसिस को। आपको पता होगा मियोसिस के केस में जो क्रोमोसोम होता है वो हाफ हो जाता है ऑफ स्प्रिंग्स पे जाके, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन सेल डिवीजन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, माइटोसिस हैज़ हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फेजेस। तो माइटोसिस में कितने डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं? तो देयर आर 5 डिस्टिंक्ट फेजेस इन केस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। इन केस ऑफ माइटोसिस कौन कौन से होते हैं? प्रो फेज होते हैं, प्रो मेटाफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टेलोफेज होता है। तो ऐसे 5 डिस्टिंक्ट फेजेस आपको माइटोसिस के केस में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया इन विच सेल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। तो अभी हमने आपको बताया था क्रोमोसोम किस में हाफ हो जाते हैं? तो मियोसिस के केस में हाफ हो जाते हैं और माइटोसिस के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पैराग्राफ अगला है, ऑब्जर्व द डायग्राम। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, आपको बोर्ड्स में भी ऐसा डायग्राम दिया जा सकता है और पूछे जाएंगे उससे MCQs, ठीक है। तो फर्स्ट MCQ जो इससे रिलेटेड पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओन DNA एंड राइबोसोम। तो किसके पास खुद का DNA होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का DNA है और प्लास्टिड्स के पास भी खुद का DNA होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दी एबव हो जाएगा। अब DNA क्या होता है? DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हम लिख देते हैं क्योंकि कई बार कई चीज़ें पूछ ली जाती हैं इसमें से। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ठीक है, न्यूक्लिक हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNA, ठीक है। और अगर RNA होगा तो D उसमें से हट जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। दिस इज़ द फिगर ऑफ जो फिगर बना था, किसका फिगर था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर था। बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। आपको फिगर्स तो याद ही होने चाहिए कि फिगर किसका है। तो दिस इज़ द फिगर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड देख लेते हैं, इट्स इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड। अब जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? फोल्डेड होती है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? फोल्डेड है, ठीक है। अब ये फोल्डेड मेम्ब्रेन क्यों है? फोल्डेड इसलिए होती है क्योंकि अगर मेम्ब्रेन फोल्डेड होगी तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब ATP क्या होता है? तो ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट और यही यूनिट होती है, एनर्जी करेंसी होती है सेल की, ये भी आपको पता होना चाहिए। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, करेंसी होती है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नॉट प्रेजेंट। तो अबव ऑर्गेनिज्म मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किसमें एब्सेंट होता है ये आपको बताना है। तो प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनिमल में भी होता है, फंजाई में भी होता है, सिर्फ बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मेनली उनमें होता है जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है तो इसमें एब्सेंट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको और क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी जनरेशन में मदद करता है। किचन किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल, ठीक है। प्लास्टिड्स आपको पता होंगे 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर पार्ट C, मतलब तीसरा सवाल है ये केस स्टडी का। देखिए इसमें क्या कहा गया, एक आपको सिंपल सा पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ द सेल वाज मेड पॉसिबल थ्रू इन्वेंशंस ऑफ माइक्रोस्कोप। आपको पता है माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से ही सेल का इन्वेंशन हो पाया। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम बाय इंग्लिश फिजिसिस्ट रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, वही चीज़ पहले क्वेश्चन में पूछी गई है तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ही मेड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड लाइकेंड द बॉडी पार्टीशन, ऐसी ऐसी बातें कुछ करी हैं। हाउएवर व्हाट हुक एक्चुअली सॉ वाज द डेड सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल। तो सेल वॉल किसकी सेल वॉल हुक ने सबसे पहले खोजी थी? डेड सेल की, ठीक है, या डेड प्लांट सेल की है सेल वॉल इन्होंने, यह कह सकते हैं सेल की खोज करी थी इन्होंने, ठीक है। द सेल वॉल्स ऑब्जर्व बाय हुक गेव नो इंडिकेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन लिविंग सेल्स। अब यहाँ पे कहा गया द फर्स्ट मैन टू विटनेस अ लिविंग सेल। जो लिविंग सेल सबसे पहले डिस्कवर करी है, किसने डिस्कवर करी है? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर करी है 1670
4 में। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। हु डिस्कवर्ड दी सेल? तो पहले अगर सेल की बात करी जाए तो सबसे पहला सेल डिस्कवर किया है 1665 में रॉबर्ट हुक ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और इन्होंने कौन सा सेल डिस्कवर किया था? तो डेड सेल डिस्कवर किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर, किस में डिस्कवर किया था? कॉर्क में। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी? इनमें से सेल थ्योरी कौन फॉलो नहीं करेगा, ये पूछा गया है। तो सेल थ्योरी कौन फॉलो नहीं कर। नेक्स्ट कहा गया हु गेव सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी? तो श्वान एंड शिल्डियन ने सेल थ्योरी दी थी। और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सेल थ्योरी को एक्सपैंड किसने किया था? हु एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और हम लोग एक आंसर को पिन भी कर देंगे। ठीक है, सेल थ्योरी को एक्सपेंड किसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, सेल थ्योरी दी किसने थी? शिल्डियन एंड श्वान ने दी थी। अपैरेटस विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई इमेज? तो इमेज को मैग्नीफाई बड़ा करने के लिए जो अपैरेटस यूज़ होता है वो टेलीस्कोप नहीं है, पेट्री डिश नहीं है, पेरिस्कोप नहीं है, क्या है? माइक्रोस्कोप इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो इसका है बी पार्ट का वो है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? तो लिविंग सेल डिस्कवर किया एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी है। यहाँ पे देखिए एक आपको प्रोसेस दिया गया है। प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, पार्ट डी है मेनली। ठीक है, तो प्रोसेस में दिया गया मम्मी केप्ट ग्रेन्स इन द वेसल एंड पोर्ड वाटर इनटू इट एंड लेफ्ट इट फॉर होल नाइट। नेक्स्ट डे आई फाउंड दैट द वाटर हैड बीन सोक्ड बाय द ग्राम्स। ठीक है, तो ग्राम जो था उसमें वाटर भर गया। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड? तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑस्मोसिस, सेकंड ऑप्शन इज डिफ्यूजन, थर्ड ऑप्शन इज फैगोसाइटोसिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज एंडोसाइटोसिस। तो देखिए जो पहला प्रोसेस होगा ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम लोग ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थ्रू विच वाटर एंटर्स इनटू द ग्राम। तो वाटर जो है वो ग्राम में कैसे एंटर कर रहे हैं, किस वजह से एंटर कर रहे हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर करते हैं। ठीक है, तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर। नेक्स्ट इज पार्ट 3, इसमें कहा गया व्हाट हैपेंस इफ़ द स्वेल ग्राम केप्ट इन सनलाइट। अब देखिए अगर स्वेल जो ग्राम था उसको अगर सनलाइट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम जो है वो फिर से श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, ग्राम फिर से पिचक जाएंगे, उसमें जो वाटर बाहर निकल आएगा। नेक्स्ट कहा गया है दिस शोज़ दैट। अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ रिजिड, प्लाज्मा नॉन लिविंग या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इससे चीज़ें एंटर भी कर सकती हैं और एग्जिट भी कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पार्ट 5। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा गया, व्हाट हैपेंस इफ द रेजिन इज केप्ट इन वाटर। तो रेजिन को अगर वाटर में रख देंगे तो रेजिन आपको पता होगा स्वेल हो जाएगी, वाटर इसके अंदर एंटर कर जाता है।